हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस को देखा और मेंस के कुछ क्वेश्चंस थे उसको भी हमने देखा और कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे वो आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आपको सबके सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? Does it cover the hate speech also? And why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? तो फर्स्ट जो आप पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरह का सिविल राइट है आपका, ठीक है, एंड जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी ओपिनियन को, अपनी आइडियाज़ को, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, ठीक। और जहाँ पे आप अपने नोशंस को, अपने जो भी मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम कोई सा भी क्यों ना हो, अपने आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज कर सकते हो सामने वाले के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरह का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। एंड ये एक नेसेसरी टूल भी है ताकि सिटीजन्स और नेशंस जो है अच्छे से ग्रो कर सकें और प्रॉस्पर कर सकें। बिकॉज अगर मान लो किसी भी नेशन में सिटीजन्स को अगर बोलने का राइट अगर दे रहे हो तो वो नेशन भी जो अपने आप में ग्रो करेगा। बिकॉज गवर्नमेंट जो वहाँ पे चलाई जा रही है वो बेसिकली पीपल्स के द्वारा बनी हुई सरकार है, और उन लोगों के पास अगर राइट रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का तो गवर्नमेंट को वो अच्छे से चेक एंड बैलेंस कर पाएंगे, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी और लोगों के हित के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो रिकॉग्नाइज्ड किया है एक अपने आप में ह्यूमन राइट है, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में रखा गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल 19। और यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो ये एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है अपनी इस फ्रीडम को यूज़ करके कुछ भी कह सकता है, नहीं। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं सो दैट इक्विटी एंड इक्वालिटी जो है सोसाइटी में बनी रहे। मतलब अगर किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर किसी और के पर्सन का नुकसान हो रहा है, उसको हार्म पहुँच रहा है, तो सामने वाले के इस फ्रीडम पे बेसिकली इस राइट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट। अब आप यहाँ पे ग्राउंड्स मेंशन कर सकते हो कि किन किन बेसिस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सबसे पहला अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करें, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर कुछ होता है, अगर किसी पर्सन की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से इन सब चीज़ों पर नुकसान पहुँचता है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब मेन चीज़ ये है कि जो हेट स्पीच है, ठीक है, जो बेसिकली किसी पर्सन के लिए या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक तरह का गलत वर्ड यूज़ करना है, उसको एक इंटेंशन उसकी जो है बेसिकली उसको हार्म करना है, उसकी डिग्निटी को, इसलिए जो बेसिकली हेट स्पीच की जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है इसकी वजह से कोई भी सोशल या एथनिक ग्रुप को नुकसान पहुंचता है, जैसे रेस, जेंडर, एज, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रिलीजन, डिसेबिलिटी, आइडियोलॉजी, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, अगर इन सब के बेसिकली ऊपर अगर कोई भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है हेट स्पीच से रिलेटेड, तो सेक्शन 499, याद रखना, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 के तहत इंडियन पिनल कोड में इस चीज़ को क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है। यानी एक तरह का ये जो एक्ट है डिटरेंस का काम करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को एक हेट स्पीच की तरह यूज़ ना करें। और साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है डज़ नॉट कवर हेट स्पीचेस एज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज़ करें किसी और पर्सन की को हार्म करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को बेसिकली जो आप नुकसान पहुँचाते हैं कुछ भी गलत बोल के या फिर कुछ गलत लिख के, तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को पनिश किया जाएगा। एंड जो भी डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की विच इज़ अलाउड ओनली अप टू द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जो भी डेफिनेशंस आपको दी गई हैं कि इसके तहत आपको जो भी बोलना है वो एक एक्सेप्टेंस तक ही आपको मतलब बेसिकली उस डेफिनेशन का मीनिंग रहेगा। अगर आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर आप हेट स्पीच तक लेके जाते हो कि किसी भी पर्सन की आप बुराई कर रहे हो, एथनिकली उसको मतलब बेसिकली उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके जेंडर होने पे उसको कमेंट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बोलकर, कुछ भी ऐसा लिख कर अगर आप ऐसा शो कर रहे हो तो हेट स्पीच के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। और क्योंकि वो एक हेट स्पीच है तो गवर्नमेंट ने आईपीसी के तहत इसके लिए पनिशमेंट बेसिकली तय कर रखी है एंड उसके हिसाब से उसको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा हेट स्पीच के बारे में कि बेसिकली किन किन चीज़ों से पता चलेगा कि वो हेट स्पीच है या नहीं है। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपना एक मैनुअल अभी पब्लिश किया था जिसके थ्रू उन्होंने डिफाइन किया हेट स्पीच को कि हेट स्पीच कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसकी वजह से किसी पर्सन की इंसल्ट हो, थ्रेटन किया जाए, अगर टारगेट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी या फिर कोई भी ट्रेड जैसे कि डिसेबिलिटी हो गया, रिलीजन के बेसिस पर अगर आप टारगेट कर रहे हो या फिर सेक्शुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर टारगेट कर रहे हो तो इसको हेट स्पीच के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा भी कह सकते हैं
कि 267th जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने भी बेसिकली हेट स्पीच के लिए कहा है कि हेट स्पीच जो है बेसिकली इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है उस पर टारगेट करती है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर कोई इंसाइटमेंट करता है, किसी को भड़का रहा है, कुछ ऐसे बातें अगर बोल रहा है, तो उसे हेट स्पीच के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड सबसे बड़ा अगर रीज़न पता करें कि हेट स्पीच होती क्यों है, बिकॉज लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है सुपीरियॉरिटी की, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझता है और सामने वाले को वो इन्फीरियर समझता है, तो कहीं ना कहीं उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको बेसिकली सबक सिखाने के लिए वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर देता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले ही आपके पास राइट है, आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसकी एथनिसिटी के बेसिस में कुछ भी कमेंट करें। इसके अलावा जो आईपीसी में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिसके थ्रू जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर हम बात करें सेक्शन 153A एंड 153B की, जो पनिश करता है इस तरह के लोगों को जो भी बेसिकली हेट्रेड फैलाते हैं किसी भी ग्रुप्स के, कोई भी ग्रुप को बेसिकली, ठीक है। एंड सेक्शन 295A जो आईपीसी का डील करता है पनिशिंग, ताकि कोई भी ऐसा इंटेंशन ना हो किसी भी रिलीजियस फीलिंग को, यानी कोई भी अगर पर्सन है उसके रिलीजन से बेसिस पे कोई भी ऐसा कुछ कमेंट ना करे, उसको कोई तरह का हार्म ना पहुंचे, उसके थ्रू सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी के तहत उसको पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 505 क्लॉज 1 एंड 505 क्लॉज 2। उसके तहत अगर मान लो कोई भी चीज़ आप पब्लिकेशन कर रहे हो, कुछ भी सर्कुलेट कर रहे हो, कोई भी कंटेंट को, और ऐसा कंटेंट जो एक तरह का जो है हेट्रेड फैला रहा है किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, तो उसके तहत जो आपको सेक्शन के तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसने कुछ ऐसा इलीगल यूज़ किया है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? नो। तो सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो प्रिवेंट करता है कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जिसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूज़ किया है उसे इलेक्शन में कंटेस्ट करने नहीं दिया जाता। साथ ही साथ सेक्शन 123 क्लॉज 3A एंड 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बेसिकली बार्स करता है प्रमोशन करने से एनिमोसिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शन एंड इंक्लूडेड अंडर द करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। अगर मान लो किसी भी पर्सन ने इस तरीके की कोई भी चीज़ की है, प्रमोट करा है, कुछ मतलब ऐसा कोई भाषण दिया है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, कोई कास्ट को टारगेट कर रहे हो, तो वो एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस माना जाएगा और उसके थ्रू फिर उसको सजा भी मिलेगी। और मेन चीज़ आपको आप ये लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में, अगर आप लिखना चाहो कि अगर आप इन सब चीज़ों को डाइल्यूट करना है, मतलब जो भी हेटेड स्पीच है उनको सबको ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है कि आप एजुकेशन को प्रमोट करो। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है जहाँ पे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कंपैशन जागेगा, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में जो हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमें फ़ाइट करना है इस हेट स्पीच से, तो ये अकेले तो हो नहीं सकता, बिकॉज आप जानते हैं वर्ल्ड में हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हेट स्पीचेस देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं जो पर्टिकुलरली जो है सभी कंट्रीज़ के लोग जो आपस में मिलकर उसमें डिसीजन लें एंड उसको हर एक कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लो हेट स्पीच जैसी चीज़ें हो भी रही हैं, तो जो भी पर्सन हेट स्पीच फैला रहा है उसको एड्रेस करने के लिए आप जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सहारा ले सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर उस पर्सन को अगर आप कोर्ट के चक्कर कटवाओगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा, और उस समय क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टाइम से अगर सॉल्व नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो बेटर है कि ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं उनको दोनों पार्टीज़ मिलकर आपस में जो है नेगोशिएशन करके, मेडिएशन करके इसको सॉल्व करें, ताकि जल्दी से जल्दी उस मैटर को सॉल्व किया जाए और सोसाइटी में फिर से पीस जो है मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट था इसके अंदर कि वाई डू फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फिल्म्स जो होती हैं इंडिया में एक वाइडर एक्सेप्टेंस उन्हें मिली हुई है। क्यों? बिकॉज देखने वाली जो ऑडियंस है वो आपको बहुत लार्ज नंबर में देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आपको फिल्म्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग फिल्म्स, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिल्म्स के लिए कोई भी ऐसा मीडियम तय नहीं किया है कि आप स्पीच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एज अ मीडियम ऑफ फिल्म्स भी काउंट की जाए, ठीक है। बट हम देख सकते हैं फिर भी इसको जो है सेंसर्ड किया जाता है सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। सेंटर अथॉरिटी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके थ्रू हर फिल्म्स को गुजरना पड़ता है, एंड जैसे ही उसको परमिट मिल जाता है, सेंसरशिप मिल जाती है, फिर जाके उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली चेक करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वो फिल्म जो है किसी भी पब्लिक ऑर्डर को नुकसान ना पहुंचाए। बिकॉज कई बार देखने को मिलता है कि जो पर्टिकुलर फिल्म है कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो है कुछ गलत दिखाने की बात कर रही होती है, इससे जो है राइट्स फैल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कंटेंट अगर लोगों के सामने आएगा तो राइट्स वगैरह फैलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो उससे बेटर है कि हम चीज़ों को अच्छे से सेंसर करके जो है फिल्म्स को आगे प्रमोट करें।
और कई बार आप देखते हो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से फ़िल्म्स को बैन कर दिया जाता है। अगर वो मूवी जो है किसी मतलब हमारी कंट्री को एक बैड लाइट शो करती है, मतलब डिपिक्ट करती है कि कंट्री की बैड कंडीशंस को, या फिर वो मूवीज़ अगर शो कर रही है नेशनल लीडर को इन अ डिफेमेटरी वे में, ठीक है, या फिर उस मूवी से कुछ कम्युनल वायलेंस को डिपिक्ट किया जा रहा है, या फिर पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है उससे बढ़ रहे हैं, या फिर अगर कोई टैबू जो चीज़ें हैं, जो टैबू चली आ रही है ऐसे सब्जेक्ट्स पे वो हाईलाइट कर रहा है, तो उन सब चीज़ों पे जो है कई बार गवर्नमेंट जो है बैन लगा देती हैं। बट वो सारे बैन्स जो है उनका सोसाइटी में कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें बैड इफेक्ट ऑन डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी एक बुरी बात है कि आप बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। बिकॉज अगर देखने वाली जो व्यूअर्स हैं, यानी जो बेसिकली लोग हैं, ऑडियंस है, उनको बेसिकली तय करना होगा कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर फिर भी अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन गवर्नमेंट का रोल प्ले करता है कि आप उस फिल्म्स को अपने मतलब रेगुलेट करें। एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में चीज़ बोली है कि जो फिल्म्स होती हैं एक अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर इसको काउंट करना चाहिए, बिकॉज ये जनरेट करती हैं एक अलग तरह का इमोशंस को। एंड ये इमोशन जो है बस हमें ध्यान रखना है कि वो कहीं हार्म ना करे कोई भी सोशल या पब्लिक ऑर्डर को, एंड इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। कोई भी पब्लिक ऑर्डर या फिर इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उस पर कोई मतलब असर ना हो, इसलिए इसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है फिल्म्स का वो डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, लास्ट में अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव योर व्यूज़ ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू यू मेक इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट जो है आप देखने को मिलेंगे सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स को दिया गया है, तो इससे क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट बन सकता है, तो उस पर अपने व्यूज़ को आपको देना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं सेकुलर वर्ड से, कि जो हमारा सेकुलर वर्ड है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया है, जहाँ पे हर एक रिलीजन का इक्वल स्टेटस देने की बात की गई है, एंड इक्वल सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी सपोर्ट देना चाहती है तो वो सपोर्ट इक्वली प्रेजेंट होना चाहिए हर एक रिलीजन को। और यही सारी चीज़ें जो है आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी जो फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है, उन सभी राइट्स से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जिस पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, जहाँ पे हर एक रिलीजन को सेम स्टेटस देता है और हर एक रिलीजन को इक्वल सपोर्ट देता है, वो सारी चीज़ें आपको उस फंडामेंटल राइट से देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल नंबर जो 25 है वो बेसिकली बात करता है कि हर एक पर्सन को इक्वली इंटाइटल किया जाता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यानी हर एक पर्सन को, चाहे वो हमारा देश का नागरिक हो या फिर अगर कोई फॉरनर वो हमारी कंट्री में आता है, तो उसको अपने हिसाब से जो है फ्रीडम है कि वो कोई भी अपने जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकता है, अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे वो करना चाहे, अपनी पूजा पाठ करना चाहे, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है। तो इससे आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट को फॉलो करता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो वहाँ पे हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, ठीक है, या फिर हर एक सेक्शन को राइट दिया गया है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, एंड मैनेज कर सकते हैं अपने ओन अफेयर्स को इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। यानी हर एक रिलीजन्स डिनोमिनेशंस, चाहे वो आपके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, या फिर चर्च हैं, या फिर मस्जिद है, उन सभी को राइट दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपने जो है इंस्टीट्यूशंस को चला सकते हैं, जो भी उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा राइट उन्हें दिया गया है। आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। तो यानी अगर मान लो आप हिंदू हैं तो कोई भी हिंदू मंदिर आपसे ये इस बात से टैक्स नहीं मांग सकता कि आपको अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी इस बात की आज़ादी आपको दी गई कि कोई भी आपसे कोई टैक्स वगैरह नहीं ले सकता कि आपको अपने पर्टिकुलर रिलीजन को या रिलीजन डिनोमिनेशन को चलाने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़े। तो ये फ्रीडम भी आपको आर्टिकल 27 के तहत दी गई है। आर्टिकल 28 की बात करें जहाँ पे बोला गया है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सेल बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो यानी कि ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल्स हो या कॉलेजेस हों, जैसे स्टेट फंड से चलाए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है उनको चलाने के लिए, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजन की को बेसिकली थोपा नहीं जा सकता कि आपको उस रिलीजन की पढ़ाई उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करवानी है, नहीं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन के साथ नहीं करता और एक तरह का सेकुलर करेक्टर जो बनाए रखता है। बिकॉज अगर मान लो स्टेट ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी धर्म को अगर बोलते हैं कि आप इस धर्म के एजुकेशन को पढ़ाइए यहाँ पे, तो कहीं ना ये डिस्क्रिमिनेशन कॉज करेगा। बट क्योंकि इंडिया ने पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को अपनाया है, जहाँ पे वो अगर इस तरह का सपोर्ट करेगा भी तो हर एक रिलीजन के लिए करेगा, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये सब चीज़ें इसी को शो करता है कि इंडिया जो है एक तरह का सेकुलर स्टेट है।
अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ देखते हैं। तो आप देखोगे इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है, यानी क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टी रिलीजियस लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इंडिया ने अपने अपने देश का कोई भी धर्म जो है फिक्स नहीं किया। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे पाकिस्तान है तो उसको मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, ठीक है, म्यांमार है उनको मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, बट इंडिया ने कभी भी अपने आप को एक ऐसा हिंदू कंट्री कभी नहीं बोला है। उसने अपने स्टेट का रिलीजन कभी मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। तो आप देखना कि इंडिया जो है, आप याद रखना कि नो स्टेट रिलीजन, हमारा कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन के साथ नहीं करती है। साथ ही साथ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेस इंपोज नहीं करेगी कि वो प्रमोट करने के लिए किसी भी रिलीजन को या फिर मेंटेन करने के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। साथ ही साथ जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ठीक है, वो बेसिकली उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप इम्पार्ट नहीं कर सकते जो स्टेट फंड से चलाया जाता है, ठीक है। यानी अगर कल को ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जैसे स्टेट फंड से नहीं चलाया जा रहा है, वो पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के जो लोग हैं, मतलब जो धर्म को, मतलब ऐसे मान लो हिंदू का वो डिनोमिनेशन है, तो वो अपने हिसाब से जो है पैसा देके उस मंदिर उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये फिर थोड़ा बहुत आज़ादी मिलती है कि वो अपने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उस रिलीजन से रिलेटेड कुछ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट पूरी तरह से फंड करती है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। साथ ही साथ कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा, ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी कंपलसरी गिवन टू अनविलिंग स्टूडेंट, यानी ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया है उसको, और उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी स्टूडेंट्स को वो नहीं चाहता अगर उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेना, तो उस पर बेसिकली फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी कि वहाँ पे हर बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई आपको या फिर कुछ मतलब किताबें आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है। अगर मान लो उनका मन नहीं है, वो नहीं चाहते, तो उन पर वहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो विलिंग स्टूडेंट हैं उनको बेसिकली उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को उनको दी जाएगी। एंड आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो इंडिया को एक तरह का थियोक्रेटिक कल्चर नहीं बनने देता, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक पर्सन को एक फ्रीडम मिली हुई है कि वो अपने हिसाब से जो है उस फ्रीडम को यूज़ कर सकते हैं, अपने रिलीजन को बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, उससे प्रोफेस कर सकते हैं। और ये इंडिया में जो सेक्युलरिज्म आप देख सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी और कंट्री से लिया है या फिर किसी और कंट्री से हमने बोरो किया, नहीं। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द स्ट्रगल, यानी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि कैसे हमें आज़ादी चाहिए, तो उस दौरान जो थी इंडिया ने उस सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया था। और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात को जानते थे कि इंडिया को सेकुलर बने रहना ही बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ मल्टी एथनिक लोग हैं, मल्टी रिलीजियस लोग हैं, इसलिए इंडिया की जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो एक सिर्फ एक एथनिक ग्रुप में बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टी एथनिक, इसलिए इंडिया की जो आइडेंटिटी आप देखोगे वो मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंगुअल स्टेट इंडिया को बेसिकली बोला जाता है। इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है इस आइडेंटिटी को इंडिया ने बेसिकली अच्छे से फॉलो किया है, और यही सब चीज़ें हैं जो बेसिकली डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को आगे जाके प्रमोट करते हैं। और जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो बाई लॉ एंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेम्बर्स हैं उस कॉमन यूनिफाइड पॉलिटी के, ठीक है। और साथ ही साथ वो सभी लोग जो हैं उस बेसिकली उस पॉलिटी को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, और वो जितने भी मल्टी रिलीजियस लोग हैं उन सबके साथ कोएग्जिस्ट करके रहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी धर्म का लोग ये नहीं कह सकता कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, बिकॉज हमारे ये कल्चर में ही है कि हम इंडिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि हम मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी धर्म को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस देखने को नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिख सकते हैं। एंड बहुत से लोगों ने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया था, तो आप देख सकते हैं। अगर बाकी लोगों के आंसर्स को रिव्यू करना, अगर उनके कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन द कंट्री हैव कम टू बी एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंट मिसयूज़, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का हमारी कंट्री में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिसयूज़ किया जाता है। एंड डिस्कस द इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द सुप्रीम कोर्ट व्यूज़ ऑन दिस इशूज़ क्या है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली एक तरह का कस्टडी होता है जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को उस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है जो उसने अभी किया नहीं होता, बट बेसिकली उसके ऊपर डाउट होता है कि वो आगे जाके फ्यूचर में कुछ क्राइम ना कर दे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को कोई नुकसान हो, इसलिए उसको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह डिटेन कर लिया जाता है। एंड जो पावर मिली है प्रिवेंटिव डिटेंशंस लॉ को बनाने के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आती है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है बेसिकली पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दी है कि वो इससे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। बट अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट जो है स्पेसिफिकली अगर मान लो डिफेंस रिलेटेड कुछ है या फिर फॉरेन अफेयर्स है, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, उसके ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो पार्लियामेंट को दी गई है। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 22
क्लॉज 3 सब क्लॉज बी अलाउ करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की कर सकते हैं एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर अ रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अगर मान लो किसी पर्सन को, अगर मान लो उस पर्सन की वजह से अगर कोई भी स्टेट की सिक्योरिटी में हनन हो रहा है या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया जा सकता है। एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी पर्सन को जो डिटेन किया जा रहा है वो लॉन्गर पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा अगर उसको डिटेन कर रहे हो तो वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड को आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी एंड उस एडवाइजरी बोर्ड में आपके हाई कोर्ट के जजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब आया गया था, वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि जो पीरियड है डिटेंशन का वो 3 से 2 मंथ हो जाना चाहिए, बट इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, अभी भी जो है 3 मंथ ही कंटिन्यू किया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कैसे बता सकते हो कि कैसे जो है फ्रीक्वेंटली जो इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम एनसीआरबी का डाटा देखें तो वहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 1 लाख पीपल से ज़्यादा, ठीक है, यानी 1 लाख लोगों से ज़्यादा जो है लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। और लॉ कौन सा है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जब से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है तब से आप देख सकते हैं 450 यानी 450 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गवर्नमेंट ने डिटेन करके रखा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें नॉर्मल लोग ही नहीं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्स सीएम हो या जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। ऑल ऑफ देम वर रिलीज्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर, यानी 1 साल तक उनको बेसिकली डिटेन करके उनके घर में उन्हें रखा गया था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कैसे जब सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, यानी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था दिसंबर में, तो दिसंबर 2019 को आप देख सकते हैं नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और उस एक्ट के तहत जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो कम से कम 5,000 लोगों को डिटेन किया गया था इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला 2017 में, करीबन 6,000 से ज़्यादा लोग जो है 2018 में डिटेन किए गए थे, 67,000 से ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा है 67,084 एंड इतने लोगों को 2018 में डिटेन किया गया था। 2019 की बात करें तो 98,000 लोगों को डिटेन किया गया था एंड अब हम बात करें उसके बाद तो कम से कम 1 लाख तक की डाटा पहुंच गया, ठीक है। यानी इतने लोग जो हैं हर साल जो है इनको डिटेन किया जाता है इस बेसिस पे कि कहीं ना कहीं वो पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट हम इस बात में कोई भी वो नहीं है कि जो भी केसेस या फिर जो भी चार्जेस उन पर लगाए जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जब जुडिशरी के पास वो केस पहुँचता है तो वो साबित ही नहीं कर पाती गवर्नमेंट की सच में वो कुछ सस्पेक्ट थे भी या नहीं। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसके थ्रू जब वो किसी भी पर्सन को अगर अक्यूज पर्सन को अगर डिटेन कर रहे हैं तो प्रॉपर अगर सबूत है तभी उस बिना पे जो है उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप किसी पर्सन की लिबर्टी को छीन रहे हैं सिर्फ इस शक में कि वो आगे जाके कुछ भी ऐसा करने वाला है, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा छानबीन करने के बाद उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए। बिकॉज कितनी ही बार ऐसा देखा गया कि उस पर्सन जो बेगुनाह होते हैं उनको भी बेसिकली डिटेन करके गवर्नमेंट रख लेती है। नेक्स्ट हम बेसिकली बता सकते हैं कि क्या क्या आर्गूमेंट्स है अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, कौन कौन से लोगों को और किस किस बेसिस पे आपको लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है नहीं आना चाहिए था, ठीक है। पहला अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से, अंडर आर्टिकल 22 जहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, तो वहाँ पे अगर आप किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है उसे बिना चार्ज और बिना ट्रायल के अंदर आपको डिटेन करना एकदम सही नहीं माना जाता। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है भले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात कर रहे हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उस पर्सन को डिटेन किया भी जा रहा है तो नॉर्मली उस पर ट्रायल चलाया जाए ताकि कुछ सबूत तो सामने आए कि उस पर्सन ने कुछ किया भी है नहीं। बिकॉज अगर बिना चार्ज के बिना किसी ट्रायल के अगर उस पर्सन को डिटेन करोगे तो उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती हुई नजर आएगी। सोशल फैक्टर देखें तो हम जैसा कि हम जानते हैं द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सेफ गार्ड, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है मिसयूज़ किया जाता है कई बार, पर्टिकुलरली अगेंस्ट दलित और माइनॉरिटीज़, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दलित और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कई बार जब आपको इस पर्सन को डिटेन किया जाता है तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली काफ़ी टॉर्चर उन्हें किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए 3 मंथ तक जो है लॉन्गर पीरियड है कि 3 मंथ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। कई कई बार इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है 12 मंथ्स तक। अगर हम बात करें जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू उन्हें अगर मान लो अरेस्ट किया गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आर्गूमेंट्स बताती है अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो कि सेंसिटिव टॉपिक है आपको कुछ ज़्यादा इसमें सेंसिटिव नहीं होना है, आपको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है। बिकॉज बैलेंस आंसर रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, बट आपको उसको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे आने वाले टाइम में और ज़्यादा उसकी क्लॉजेस को चेंज करना ज़रूरी है। बिकॉज जहाँ पे पर्सन की लिबर्टी को भी ध्यान में रख के जो है स्टेट की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम लीगल टर्म्स में देखें
तो कोई भी प्रोसीजर नहीं मिलेगा आपको प्रोटेक्शन का। अगर मान लो किसी पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसके साथ जो भी टॉर्चर किया जा रहा है, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उसके थ्रू से कोई भी प्रोटेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी कई बार जो है इसको मिसयूज़ करते हुए नज़र आती है। पब्लिक सेफ्टी के नाम पे जो है ऐसे लॉस बना के अब जो है किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेती है। साथ ही साथ अगर मान लो एडवाइजरी बोर्ड जिनका काम है बेसिकली चेक करना कि उस पर्सन को डिटेन किया गया है वो लॉफुल है नहीं, ठीक है, जस्टिफाई करना। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अब इस तरीके से डिटेन करती रहेगी तो कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जहाँ पे उनको बेसिकली इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। तो एज अ प्रोटेक्शन तो कोई मेंशन नहीं की गई है, बट एडवाइजरी बोर्ड जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं कहीं ना कहीं वो इस इश्यूज़ को बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जो डिटेन किया गया है इसे फर्दर पीरियड के लिए आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया एकमात्र ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एग्जिस्ट कर रहा है। यूके यानी जो ब्रिटेन था वो खुद इस चीज़ को लेके आया था, बट आप देख सकते हैं उसने ही खुद अपने कंट्री में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है रिपील कर दिया है, ख़त्म कर दिया, बट इंडिया अभी तक इसको यूज़ कर रहा है। तो क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं इन द फेवर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम वो देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होना चाहिए। सबसे पहला तो ये बताया जाता है कि अगर मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जो टेरर को फैला रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ वो टेररिस्ट अटैक ना कर दे, किसी इनोसेंट पीपल को टारगेट ना कर दे, उनकी जान ना ले ले, इसलिए पहले से उन्हें रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक तरह का सही मीडियम माना जाता है, सो दैट वो इस तरह की एक्टिविटी ना करें। एक तरह का कह सकते हैं डिटरेंस की तरह काम करता है कि कोई भी ऐसी पर्सन अगर कोई भी इस तरह का एक्ट करता है जिसके वजह से एंटी सोशल एलिमेंट को जनरेट कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर पीपल को, एथनिसिटी को टारगेट कर रहा है, तो उन सबको रोकने के लिए उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है, एक आइडियलिस्टिक व्यू है, ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखोगे किसी पर्सन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। नॉर्मली हमने पर्सनल लिबर्टी के बारे में फंडामेंटल राइट हमने देखा है, बट कई बार जो है स्टेट सिक्योरिटी के बेसिस पे या फिर पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे जो है उस पर्सन की इस लिबर्टी को कर्टेल भी करती हुई नजर आएगी, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हर एक चीज़ का ध्यान में रखना है और कोई भी फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ पर्सन डिटेन किए जाते हैं इस एक्ट के थ्रू इज़ नॉट अ वेरी लार्ज नहीं है, ऐसा मानना है। एंड ड्यू टू डिटेंशन इट इज़ मेड बिफोर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो यानी कि जो लोग इसको फेवर में लिखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए, उनका मानना है कि जो लोग हैं जो डिटेन किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर हम डाटा वाइज देखें तो हर साल जो है डिटेंशन का जो नंबर है बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ जो फेवर में बोलते हैं वो कहते हैं कि भले ही अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने अनलॉफुल प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ किया है, उसके थ्रू अगर मान लो किसी पर्सन को डिटेन कर भी लिया है, तो हमारे पास, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट जुरिडिक्शन के अंदर पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 32, जहाँ पे वो हैबियस कॉर्पस की रिट इशू कर सकती है। जहाँ पे हमने देखा था कि हैबियस कॉर्पस में अगर मान लो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पर्सन अगर मान लो किसी पर्सन को डिटेन कर लेता है इलीगली या फिर बिना किसी रीज़न के, अगर मान लो उसने आर्बिट्रली उस पर्सन को डिटेन करके रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है अथॉरिटी को एक रिट इशू कर सकती है और उससे जवाब पूछ सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक गवर्नमेंट मतलब जुडिशरी को पावर दी गई है, सो दैट गवर्नमेंट आर्बिट्रली कुछ ऐसा लॉ ना लेके आए और उस पर्सन को डिटेन ना कर ले। अब मेन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो क्यों बेसिकली चाहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के यहाँ रहना चाहिए, ठीक है, कंट्री इंडिया में रहना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि इंडिया एक लार्ज कंट्री है और यहाँ पे मैनी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिया को तोड़ने की बात करती हैं, चाहे वो खालिस्तान का इशू हो या फिर जो नीचे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज चलती रहती हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं जो नक्सलाइट एरियाज़ में वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ये सारी के सारे जो सेपरेट टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी है और इंटीग्रिटी को तोड़ने का काम करती हैं। तो इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री है उसको अगर मतलब उसकी यूनिटी को बनाए रखना है, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, तो इस तरह का स्ट्रिक्ट लॉ जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये गवर्नमेंट का मानना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यूज़ दिया है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं अलीजेव वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धनबाद। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था while criminal proceedings related to punishing of a person for offence committed by him preventive detention does not relate to an offence, यानी उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई पर्सन ने कुछ क्राइम किया है, ठीक है, उसे पनिश किया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को उस ऑफेंस से रिलेटेड रिलेट नहीं किया जाएगा। सेकंड है अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
जहाँ पे बोला गया था, कोर्ट स्टेटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट टू पनिश, मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आया है उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्सन को पनिश करो, उसको सजा दो, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप उसको प्रिवेंट करो, उसको रोके रखो, ताकि वो ऐसा काम जो है फ्यूचर में ना करे, बिकॉज उसने काम अभी किया नहीं है जिसके कारण आप उसे पनिशमेंट दो। यानी अगर मान लो कोई पर्सन 2 महीने बाद कुछ ऐसा टेरर अटैक करने वाला था जिसके कारण जो है पब्लिक ऑर्डर खराब होता, लोगों की जान जाती, बट आपने 2 महीने पहले ही उसको जो है डिटेन करके रख लिया, बट आपका काम था सिर्फ उसे डिटेन करना इस लॉ के अंडर, ठीक है, पनिश करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज अभी तक उसने कुछ ऐसा क्राइम किया नहीं है, अभी तक उसने उस टेरर एक्टिविटी को अंजाम नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होना चाहिए कि आप उसको पनिश ना करो, बस डिटेन करके रखो, ताकि वो ऐसा काम ना करें, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये सारे जजमेंट्स जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोकने में मदद करती हैं। एंड आप लास्ट में लिख सकते हो कि इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री जहाँ पे हर एक रिलीजन एंड कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो पीस है उसे इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यानी हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो लॉज है उसे कम्प्लीटली फेयर नहीं बताना है, रीजनेबल नहीं बताना है, और ये नहीं कहना है कि पूरी तरह से सही है, उसमें अभी भी जो है कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं, सो दैट जो लोगों की जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का उसी चीज़ पे पड़ता है कि जो पर्सन को डिटेन किया जा रहा है उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए इस लॉ का, सो दैट इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा था रिसेंटली एक इजराइल की फर्म थी NSO, ठीक है, उस NSO ने एक तरह का पेगासस बनाया था, स्पाईवेयर था, जो कहीं ना कहीं सर्विलेंस पे यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, किनकी, जर्नलिस्ट की या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोगों के सर्विलेंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिकली उनकी प्राइवेसी है उनको काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अब हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, जब से पुट्टास्वामी जजमेंट आया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत ऐड कर लिया गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप किसी पर्सन की आइडेंटिटी को, उसकी प्राइवेसी को आप बेसिकली ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, और सर्विलेंस कर रहे हो बिना उसके बताए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही साथ जो आपका पर्सनल डाटाज होता है कई बार जो है अनऑथराइज्ड उसे लीक कर लेते हैं, हैकिंग हो जाती है, साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो इस तरह का जो मॉनेटरी कॉस्ट जो होती है डाटा लॉस की बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज ये आपका पर्सनल डाटा था, और ये अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लग गया जो कल को आपको जो है टॉर्चर कर सकता है, आपसे आपको ब्लैकमेल कर सकता है, तो इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पर्सन के हाथों में वो डाटा ना जाए। क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे केसेस निकल के आए आधार कार्ड के डाटा से लीक, मतलब आधार कार्ड का जो डाटा था जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट में रखा हुआ था, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण उस डाटास को जो है वो डाटास लीक हो गए, और क्योंकि वो लीक हो गए हैं तो किसी भी करप्ट पर्सन के हाथ में वो ना लग जाए, सबको बचाने के लिए उस डाटा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ इन सबको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब क्योंकि इंडिया डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्योंकि पेमेंट वगैरह जब आपके हर एक चीज़ जो डिजिटल हो गए हैं, तो उस दौरान भी अगर मान लो कुछ इस तरह का हाइक होता है, हैकिंग की जा रही है, साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पेमेंट को, आपके जो पैसे हैं उसको बेसिकली करप्ट तरीके से कोई मिसयूज़ ना करे, उस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरीके से जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो एक तरह का डाटा कोलोनाइजिंग कंपनी की तरह काम करती हैं, जो लोगों के डाटास को सेव करके रखती हैं, एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फिर उसको अपने हिसाब से वो यूज़ करती हैं। तो इस तरह का जो डाटा जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ ही ऐसी MNCs है जिनके हाथों में वो कंसनट्रेट हो रखा है, जो वो जब चाहें जो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो हुआ था, जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे जो लोग थे उनका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन थी, कम से कम आप कह सकते हो 87 मिलियन ऐसे फेसबुक यूज़र्स थे जिनका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं लीक हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, एंड लोगों की जो पर्सनल प्राइवेसी है उसका हनन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके थ्रू वो प्रोटेक्ट किया जाए। और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए भी हैं। BN श्री कृष्णा कमेटी जो बेसिकली 2017 में आई थी, उसने बेसिकली हाईलाइट किया है कि किस तरीके से जो पर्सनल डाटा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लॉ लाना चाहिए, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट उसमें कंफर्टेबल हो हर एक पर्सन, ठीक है। और उसने रिकमेंड किया था इस कमेटी ने कि एक इन्फॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल कंसेंट लेना ज़रूरी है, बिकॉज जिस भी पर्सन का आप डाटा ले रहे हो उसको पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपके डाटा आप ले सकते हैं नहीं, जब तक वो अपना मीनिंगफुल कंसेंट ना दे दे, हाँ ना कर दे कि आप उसके डाटा को यूज़ कर सकते हो या नहीं, तब तक उससे लेना नहीं है आपको, ठीक है। इन केस अगर पर्सन अगर मना कर देता है तो उसकी ना को भी आपको एक्सेप्ट करना है और बिना उसके परमिशन के उसका डाटा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इस कमेटी ने कहा था कि हमें कोशिश करनी है कि मिनिमल और नेसेसरी डाटा को ही हम प्रोसेस करें, ये नहीं कि आप डाटा के नाम पे आप कुछ भी जो है अपने पास जो है स्टोर करके रख रहे, नहीं, जितना डाटा आपको ज़रूरी लगता है उतना ही डाटा आपको पर्सन उन लोगों का जो है लेना है।
एंड डाटा कंट्रोलर मस्ट बी अकाउंटेबल होना चाहिए फॉर एनी प्रोसेसिंग, यानी अगर मान लो जो भी डाटा को प्रोसेस कर रहा है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर कल को कुछ गलत हो गया तो उससे बेसिकली पूछा जाएगा कि आपने किस तरीके से इस पर काम किया है। साथ ही साथ एक हाई पावर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है जो इन्फोर्स करेगा, सपोर्ट करेगा बाय डिसेंट्रलाइज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म से। अगर मान लो किसी पर्सन का डाटा अगर ब्रीच हुआ भी है तो इस तरह की जो हाई पावर्ड कमिटी होगी या फिर बॉडी होगी, अथॉरिटी होगी, वो इस सब चीज़ों को डील करेगी। एंड क्योंकि अगर मान लो किसी पर्सन ने किसी का डाटा ब्रीच किया भी है तो पेनल्टी जो होनी चाहिए काफ़ी हाई होनी चाहिए, सो दैट कोई रॉन्गफुल डाटा जो है उसको प्रोसेस ना कर पाए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि एक तरह का ड्राफ्ट लाया गया था डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, जिसका नाम था दिशा। ये बेसिकली 2018 में आया था एंड इसका काम था कि ऐसे कोई डाटा जो आपका फिजिकल या साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड हो, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का हिस्ट्री रखा हुआ हो, उन सारे डाटाज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे डाटाज अगर किसी पब्लिक में आ गए, कहीं अगर किसी के गलत हाथों में लग गए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान बेसिकली उस पर्सन को हो सकता है। एंड हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपना जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन रूल्स बनाए थे जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइवेसी को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ उस रूल्स में आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू फॉरगॉटन का भी जो प्रिंसिपल डाला हुआ था, यानी अगर पर्सन चाहे तो उस डाटा को जो ऑलरेडी पब्लिक में पड़ा हुआ है वो चाहे तो उसको जो है डिलीट करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं उसको एक तरह का मॉडल की तरह जो है वर्ल्ड में बनाना चाहिए, सो दैट हर एक कंट्री से इंस्पायर हो और इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपनी कंट्री में भी फॉलो करें। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है। एंड आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में भी इस तरीके का जो है लॉज लेके आना, सो दैट हर एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, उसको अगर मान लो कोई गवर्नमेंट अगर प्रोसेस कर रहा है, फिर कोई प्राइवेट एंटिटीज़ प्रोसेस कर रही हैं, तो एक रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो भी लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करो एंड उस पर्सन की जो प्राइवेसी है उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सके आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एग्जामिन इट्स रिलेवेंस फॉर अ सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है तो आपको सबसे पहले बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है कि क्या क्या चैलेंजेस जो है इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं इसको अचीव करने के लिए, एंड सजेस्ट करना है कि किस तरीके से जो है ज़रूरत है इंडिया को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस है, इंप्लीकेशंस है, वो सब आपको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको डिफाइन करोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो आप लिखोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके का एक ऐसा कोड है जहाँ पे हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी को इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कौन सा क्यों ना हो उसको ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वली अकॉर्डिंग टू अ नेशनल सिविल कोड, यानी एक तरह का नेशनल सिविल कोड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक रीजन के लोगों को जो है ट्रीट किया जाना चाहिए एंड विच शेल बी अप्लीकेबल टू ऑल यूनिफॉर्मली, और हर एक पर्सन के ऊपर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करता हो, वो पर्टिकुलर कोड जो है नेशनल सिविल कोड हर एक पे जो है अप्लाई किए जाएंगे यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब कौन कौन से नेशनल सिविल कोड की अगर यहाँ पर बात की गई है तो चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस कैसे करना है, अडॉप्शन कैसे करना है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली कैसे होगी, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करना है, सक्सेशन करना है, तो आप देखोगे कि हर एक कम्युनिटी में चाहे हिंदू हो तो आपको मैरिज से रिलेटेड जो लॉज हैं हिंदू के आपको अलग दिखने को मिलेंगे, और वहीं मुस्लिम कम्युनिटी में जो मैरिज से रिलेटेड लॉज है वो अलग है। तो क्योंकि इन सबको यूनिफाइड करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाना है, तो हमें कोशिश करनी है कि एक ऐसा नेशनल लेवल में एक ऐसा सिविल कोड बनाया जाए जो एक पर्टिकुलर मैरिज का जो कोड होगा वो हर एक कम्युनिटी पे इक्वली अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वुमेंस हैं, जो इंडिया की जो मतलब हिंदू की जो वुमेंस है डाइवोर्स लेने के लिए जिस तरीके की प्रोविजंस उन्हें मिलते हैं, जो लॉज हैं वो अलग हों जो मुस्लिम को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको बेसिकली डिस्कस करना है कि किस तरीके से आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री के लिए रिलेवेंट रखता है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि क्यों इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो उसको उसमें जो लॉज हैं वो सभी के लिए कॉमन होने चाहिए। ठीक है, रैदर दैन की डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिलीजन अलग है एक दूसरे से वहाँ पे अलग अलग रूल्स किससे जो है इसको बेसिकली रूल मतलब अलग अलग रूल्स बना के उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है हमें। ठीक है, एक कॉमन लॉ लाना है जो हर एक पर्सन के लिए इक्वली यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है उसको। साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जो राइट्स होते हैं वुमेन के आर यूजुअली लिमिटेड होते हैं अंडर द रिलीजियस लॉ, यानी कोई भी रिलीजन से जो लॉ है उसमें जो राइट्स है वुमेन के वो लिमिटेड होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम के पर्सनल लॉज हो। अभी हमने जो हाल ही में जो ट्रिपल तलाक में देखा था कि किस तरीके के प्रोविजंस जो है लाए गए थे, तो कहीं ना कहीं इन सबको यूनिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट क्योंकि इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं बिकॉज काफ़ी डिफिकल्ट होगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना।
और अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस बात पे बिलीव करता है कि हम सभी को इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस दें, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों चीज़ें प्रोवाइड करने की बात की गई है सिटीजन्स को, तो अगर हम इसको हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएँ, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह का इक्वालिटी मेंटेन करेगा, हर एक रिलीजियस लोगों पे लिबर्टी देगा और जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज़ को लाया जाए। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जजमेंट में बेसिकली आप देखोगे, चाहे वो शाह बानो केस हो 1985 का या शर्ला मुदगल केस हो 1995 का, सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि जल्दी से जल्दी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें पोर्तुगीज़ सिविल कोड जो कि 1867 का है, जो कि आज भी गोवा में जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब गोवा में जितने वाले लोग हैं वहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को तब से जो है बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक तरह का शाइनिंग एग्जाम्पल है और एक तरह का मॉडल की तरह इसको यूज़ किया जाना चाहिए पूरे इंटायर कंट्री में, कि अभी तो सिर्फ गोवा में इसको पोर्तुगीज़ के सिविल कोड को यूज़ किया जा रहा है। अगर इंडिया में भी ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली तो पूरी इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, एक नेशन वाइड सिविल कोड को लाके। तो अभी हमने बेसिकली देख लिया क्या रिलेवेंस। अब हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करने के, बिकॉज जितना आसान इसको ले कहना है उतना डिफिकल्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज हम ये नहीं भूल सकते इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी इथनिक कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, आप सबको एक तराजू में तोलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले हम बात करें कि क्योंकि इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स है, तो इसलिए एक कॉमन यूनिफॉर्म ला के उस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं आप हनन करोगे। बिकॉज एक तरफ तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंडिया एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। कल्चर लोगों का अलग है, लोगों की लैंग्वेज यहाँ पे अलग है, लोगों की रिलीजन यहाँ पे अलग है, और कैसे फिर आप उन सब डाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में लाके, एक पर्टिकुलर लॉ लाके उसको यूनिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप में ही ये डिफ़िकल्ट टास्क होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो फेस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, यानी हर एक कम्युनिटी के लोग इसको अपोज कर रहे हैं। एंड अगर यही रहा तो आगे वाले टाइम पे आप देख सकते हो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इस तरह के जो थ्रेट है जो है काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, जिससे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है काफ़ी ज़्यादा उसको थ्रेट पहुंच सकता है। तो इस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, ताकि हर एक कम्युनिटी से पहले अच्छे से बात की जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवांसेस उनको सुना जाए, एंड उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी। बिकॉज कोई भी लॉ जो है तब तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक लोग उसको दिल से फॉलो ना करना चाहें, ठीक है। भले ही मान लो कल को ज़बरदस्ती अगर कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाती है, बट जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस लॉ का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। बिकॉज आए दिन वो फिर वॉलेट होगा, ठीक है। तो ज़रूरत ये है कि पहले उस चीज़ को लोगों के अंदर जो है अपने मन में उनको बसाया जाए, ताकि उन्हें उस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड का महत्व पहले उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से वो काम करेगा, क्यों वो हमारी इंडिया की यूनिटी के लिए ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी की बात की गई है वो सिर्फ अगर अचीव की जानी, मतलब अचीव अगर करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा मीडियम हो सकता है उसे अचीव करने का। जब तक लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन लिखा हुआ है आर्टिकल 25 के तहत, कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे भी इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज आप हर एक डिफरेंट रिलीजन के लोगों को आपने एक तो राइट दे दिया आर्टिकल 25 के तहत कि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजन की चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, उसमें जो भी पूजा पाठ है वो कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से उस तरीके से। बट आप दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर आप सभी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने फिर इस तरह का जो फ्रीडम आपने दी क्यों, तो ये इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारा मेंशन किया गया है आर्टिकल 44 डीपीएसपी के तहत, ठीक है। यानी कि डीपीएसपी में इसको रखा हुआ है जहाँ पे स्टेट की ड्यूटी बनती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया में जो इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो कह सकते हैं इस डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। बट हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डीपीएसपी सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, जिसे इम्प्लीमेंट करना एज़ पर टाइम एंड सिचुएशन ज़रूरी है, ठीक है। भले ही अभी आज का टाइम उतना परफेक्ट ना हो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, बट गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि एक परफेक्ट टाइम, एक मतलब टाइम और सिचुएशन को देख के चीज़ों को लाया जाना चाहिए, ठीक है। अब आप कंक्लूजन में लिखोगे कि जो हमारा जो लॉ कमीशन है उसने इस बात को कहा था, एक कंसल्टेंट पेपर 2018 में आया था, उसमें लिखा गया था कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ही अच्छा हो बट अभी इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ना ही डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज, यानी आज की डेट पे ना ही इतना ज़रूरी है, ना ही डिज़ायरेबल है इस चीज़ को लाना, ठीक है। अगर मान लो इसके लाने से अगर मान लो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट नुकसान तो डेफिनेटली हो सकता है कि कम्युनल राइट्स फैलेंगे, रीजनलिज्म जैसी चीज़ें जो है बढ़ेंगी, तो अभी ज़रूरी नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना। तो गवर्नमेंट को सोच समझ के एक सही टाइम का वेट करना चाहिए, जब लगे कि सोसाइटी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी उसके जो थॉट्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि कितना क्या इंपॉर्टेंस है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तब जाके इसको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये सारी जो बेसिकली चीज़ें हैं आप इस आंसर्स में लिख के इसको अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो
तो 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है रिट जुरिडिक्शन, ठीक है, कौन कौन से रिट्स हैं बेसिकली बताने हैं, एंड वाई व्हाट रोल डू द रिट्स प्ले इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, यानी जो भी रिट्स वगैरह इशू किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, वो किस तरीके की जो इंटरेस्ट है लोगों का वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के तहत पावर दी गई है रिट्स इशू करने की, ठीक है। और 5 तरीके की रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्चुरी है, क्यू वारंटो है। तो इनको मैंने अच्छे से डिटेल में जो है ऑब्वियसली वीडियो में कवर कर दिया, तो आप देख लेना। बस आपको इनके डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनके लिए इशू किया जाता है, किन के लिए नहीं। अब हम आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली हुई है रिट जुरिडिक्शन की, वो एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट काफ़ी मतलब नैरो है। मतलब हाई कोर्ट जो है बेसिकली रिट्स इशू कर सकता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल के लिए, और साथ ही साथ फंडामेंटल के अलावा जो भी ऐसे ऑर्डनरी लॉज होते हैं उनके लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। बट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सिर्फ वो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कल को कोई भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट किया होता है तो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपनी उस रेमेडी को ले सकते हैं। बट आपको याद रखना है सबसे बड़ा डिफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा कोई भी ऑर्डनरी लॉ अगर लाया जा रहा है उससे अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा वायलेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ रिट्स इशू कर सकता है। अब आपको बताना है कि किस तरीके का रोल जो है प्ले करता है रिट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो रिट्स एक तरह का टूल है जो बेसिकली रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। अगर मान लो कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर अपना जो रोल है अच्छे से प्ले नहीं कर पाए, अच्छे से काम नहीं कर पाए, अगर मान लो उसने लीगली किसी को डिटेन करके रखा हुआ है या फिर अच्छे से जो है लोगों को ड्यूटी परफॉर्म करके नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इस रिट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उनको एक तरह से डांट फटकार लगा सकते हैं और लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप रोल लिख सकते हो कि जो रिट्स हैं एक तरह का पावर मतलब देते हैं पर्सन को कि उनका जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो भी ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं हर एक पर्सन को, उसको प्रोटेक्ट करने का जो राइट है या फिर जो पावर है जो है पर्सनस को इसके थ्रू रिट्स के थ्रू मिलती है, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की सेफ्टी है कि उनके जो राइट्स हैं कल को उनसे कोई छीन नहीं सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट्स हैं जो कहीं ना कहीं उनके उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। और आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इस रिट्स को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को एक हार्ट एंड सोल माना था कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने किसी फंडामेंटल राइट को माना है तो वो आर्टिकल 32 है, जहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है कि वो किसी भी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट का नुकसान होता है तो उसको इन्फोर्स करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मेन रोल यही है कि जो लोगों की लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये रिट्स जो है यूज़फुल होती हैं, ठीक है। अब आप लास्ट में लिख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिट्स देने का जो इशू करने के जो राइट दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए गए हैं, एंड उसके थ्रू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है हर एक पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप उसमें आप लिख सकते हो कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जुडिक्शन है कहाँ कहाँ पे किस तरीके से काम करेगी। अगर हम टेरिटोरियल वाइज देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी कंट्री में कोई भी पर्सन हो कोई भी अथॉरिटी उनके खिलाफ रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट के पास जो टेरिटोरियल जुडिक्शन जो रिट का वो सिर्फ उनकी टेरिटरी तक ही सीमित है, ठीक है। तो ये सब लिख के आप अपने आंसर को जो है कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फाइनली जितने भी मेन सी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगे कि ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बिकॉज ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस आंसर को समझाने का। हो सकता है इससे अच्छे तरीके या फिर इससे अच्छा पॉइंट अगर आपको आता हो तो आप प्लीज़ मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। और अगर सिटेड अगर मान लो कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम में IQ टैप ऑफिशियल में जाके आप इसे ज्वाइन कीजिए एंड पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।